and welcome to this new session where we will discuss the doubts of gravitation. I hope आप लोगों ने L1, L2 और L3 देख लिया होगा. सब लोगों ने देख लिया है? नोट्स बना लिए उसके? चैट बॉक्स में बताइए सब लोग. इधर आप लोग देख लिए सब लोग. चलिए. तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के डाउट आप लोग की तरफ से पहले डिस्कस करेंगे. आप लोग को जो डाउट है पूछ सकते हो, और अगर आप लोग के नहीं होंगे तो मेरे डाउट शुरू हो जाएंगे. कि मुझे कुछ डाउट है और वर्मा जी को भी है तो वो पूछेंगे. यस, सबसे पहले केशव का डाउट है. केशव बोलो बोलो क्या डाउट है. ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ. वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ. यस, बोलो उसमें क्या डाउट है. सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना. ठीक है. वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. इसमें देखिए, इस टॉपिक में आपके काम लायक क्या क्या पॉइंट था. पॉइंट नंबर 1 कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और अर्थ कितने एक्सिस से कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट से. और इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. ओमेगा नॉट कितना होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी. कैपिटल टी टाइम पीरियड जो कि 86,400 24 घंटा होता है टाइम पीरियड. उसको हम लोग 86,400 सेकंड कहते हैं. ये सवाल में कितना आता है बताओ. 7.2 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड. ये अर्थ इतने एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ना. हमने आपको कहा था कि इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं और इसको पोल कहते हैं. इक्वेटर से थीटा एंगल पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस पॉइंट पर जो जी का वैल्यू होगा वो होगा g0 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा. इसको मैंने डिराइव करके ही बताया था, बट डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. और इक्वेटर पर, इक्वेटर के लिए थीटा 0 हो जाएगा. तो इक्वेटर के लिए थीटा 0 होता है, और इक्वेटर के लिए g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g0 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r. ठीक है. और पोल्स पे बात करें तो पोल्स के लिए 90. तो पोल्स पे बात करें तो g की वैल्यू g0 वो सेम रहता है. अब मैंने बात ये कहा था कि अगर अर्थ अपना रोटेशनल स्पीड को इंक्रीज करे, ये जो ओमेगा नॉट अभी जो है ना, मान लो अर्थ अपने एक्सिस पे अभी कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेता है, 24 घंटे में. अगर ये 24 घंटे के बजाय ज्यादा हो, ठीक है, तो ज्यादा समय कब लगेगा, जब उसका स्पीड घट जाएगा. जब धीरे धीरे अर्थ रोटेट करेगा तो एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा. बोलो नहीं. अर्थ अगर धीरे धीरे रोटेट करे तो एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा. 24 घंटा ज्यादा का दिन हो जाएगा. आप लोग कहेंगे बहुत अच्छा हुआ सर, है ना, समय ही नहीं बचता था, अब अच्छा होगा. ठीक है. लेकिन अगर अर्थ का स्पीड बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, हाँ, दिन का लेंथ घट जाएगा. मतलब टाइम जो 24 घंटा लगता है उससे अब कम लगेगा. कोई दिक्कत. अच्छा, अगर अर्थ अपना स्पीड बढ़ाते जाए तो किस पर फर्क पड़ेगा, जी का वैल्यू पोल पर फर्क पड़ेगा कि इक्वेटर पर. तो पोल पे तो जी का वैल्यू g0 है, कोई फर्क नहीं. इक्वेटर पर चेंज होगा. ये सब बताओ क्या चेंज होगा. केशव यस सर. क्या चेंज होगा इक्वेटर पर अगर अर्थ अपना रोटेशनल स्पीड बढ़ा ले. सर कम टाइम लगेगा अगर स्पीड बढ़ेगा तो. नहीं, तो जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. यहां देखो, इस इक्वेशन को देखिए. g इज इक्वल्स टू g0 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर r है. तो अगर ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज कर गया तो ज्यादा टर्म माइनस होगा, निगेटिव में ज्यादा टर्म घट जाएगा. तो g का वैल्यू क्या होगा बताओ किसका. तो माइनस में हो जाएगा. घटेगा. क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा. यस सर. माइनस में काहे हो जाएगा भाई, घटेगा. घटते घटते एक समय जी का वैल्यू 0 हो जाएगा. उस पर्टिकुलर रोटेशनल स्पीड का वैल्यू जो अगर बात करेंगे तो वो g0 बाय r होगा, अंडर रूट g0 बाय r होगा. और ये जो होता है वो 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट होता है.
मतलब जितने स्पीड से अर्थ अभी घूम रहा है उससे 17 गुना ज्यादा स्पीड से घूमे तो इक्वेटर पर जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और 17 गुना ज्यादा स्पीड से घूमने का मतलब कि टाइम पीरियड 1.4 आवर हो जाए। मतलब एक चक्कर लगाने में अब 1.5 आवर ही लगता है, इतना ही समय लगता है। ठीक है, 1.5 आवर ही लगता है। बोलो केशव, क्लियर है ये बात? यस सर। और कोई डाउट केशव? नहीं सर, अभी तो लेक्चर 4 तक देख के है सर, इसको दोबारा रिपीट करेंगे सर। ठीक है, केशव को छोड़ करके बाकी लोग किसी को डाउट है? यस, कौन बोल रहे हो? यस रितेश बोलो। सर स्किप वेलोसिटी का थोड़ा एक सेकंड पहले रितेश बोलो। सर वो जो ओमेगा में लगा लेते तो सरफेस पे तो लेते तो जी नॉट ही रहता है ना, तो हाँ। ओमेगा 2 रहते हैं इसमें से वो। सरफेस पर जी नॉट होता है, ये हम लोग मान के चले थे। अर्थ के इफेक्ट को तभी नहीं देखे थे, लेकिन अर्थ के इफेक्ट को देखे तो सरफेस पर भी जी नॉट नहीं होता है। जी का वैल्यू जी नॉट नहीं होता है, हर जगह चेंज करता है। ठीक है रितेश? रोटेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते, तो रोटेशन के इफेक्ट को तभी मानेंगे जब रोटेशन के इफेक्ट के बारे में कहा जाएगा, मतलब जब ओमेगा दिया होगा तभी मानेंगे, नहीं तो रोटेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है रितेश? हाँ आर्यन कुछ बोल रहे थे, बोलो आर्यन। हाँ रितेश बोलो। हाँ बोलो। वो DSLV जो बताया था सर आपके, वो हेवी को लेके जाता है, हेवी सैटेलाइट को, और जो PSLV जाता है तो जिसका वेट कम होता है। लेकिन साहब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो बताया जैसा वो इक्वेटर से होके जाता है, तो इक्वेटर से होके नहीं जाता है, सैटेलाइट को इक्वेटर पे छोड़ेगा। नहीं इक्वेटर से होके नहीं जाता है, इक्वेटर के ऊपर होता है। उसमें दिखा देते हैं वो तो हमने ऐसे डायग्राम में दिखाया था। उसी ऑर्बिट में ना वो छोड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता ऑर्बिट, उसने हाइट पे होता है ऑर्बिट, डिसाइड करते हैं। अब अलग अलग जो जगह के लोग होंगे, अब इसरो होगा वो डिसाइड करेगा अपना। अच्छा वैसे तुम्हारा सवाल क्या है? सवाल पहले पूछो, पूछना क्या चाहते हो? DSLV सर बताया था कि हेवी सैटेलाइट को लेके जाता है, तो साथ में सर वो इक्वेटर पे भी वो उसको लैंड करवाता है सैटेलाइट को, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो इक्वेटर के पास दिखाए थे आप। नहीं तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सुन सी, होता ये है कि ये अर्थ है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो अर्थ पर नहीं है, अर्थ के सरफेस से ऊपर है। ये जो मैं से ऑर्बिट दिखा रहे हैं ये अर्थ पे थोड़ी है, इसका हाइट है यहाँ से भाई अर्थ से, और अर्थ से हाइट इसका होता है 35,800 किलोमीटर। तो इक्वेटर पे कहाँ छोड़ेगा इसको? ये तो यहाँ घूम रहा है। ये 3D डायग्राम है। समझ गए। हाँ ये 3D डायग्राम है। ठीक है, एक और डाउट था वो सर, पोटेंशियल एनर्जी का जो बताया था ना, वो इनिशियल लेंगे से फाइनल लेंगे। हाँ बोलो उसमें क्या डाउट है? डायरेक्ट कर सकते हैं कि जी नॉट का वैल्यू निकाल के नहीं MGH नहीं लगा सकते, जी का वैल्यू निकाल के और MGH पे पुट कर देंगे। नहीं लगा सकते, वो MGH नहीं कर सकते। जो मैंने तरीका बताया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लेने का, वही करना होगा। इनिशियल लिखिए, फाइनल लिखिए, दोनों का डिफरेंस कीजिए। उसमें क्या प्रॉब्लम होगा अगर उसका करते हैं तो? गलत आंसर आएगा और क्या, मार्क्स 0 मिलेगा और क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गलत आंसर आएगा, तरीका गलत है तो आंसर भी गलत होगा। थैंक यू सर। हाँ आर्यन कुछ बोल रहे थे। ओके सर, स्केप वेलोसिटी और वो सेलेस्टियल बॉडी जो था ना, जो जिसको स्केप करने के लिए आदमी को जब कोई भी चीज को लाइट से ज्यादा का वेलोसिटी होना चाहिए, तब वो वाला सर बता दीजिए स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी बताना है, ठीक है। देखो ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है यहाँ कहीं, अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस r है। तो स्केप वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी होता है जिससे कोई पार्टिकल को फेंका जाए तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए। ग्रेविटेशनल पुल से बाहर होने का मतलब एक
ऐसे पॉइंट पे पहुंचना जहां पहुंच के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। ग्रेविटेशनल पुल से बाहर होना मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना जहां पहुंच के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। जब भी कहें कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया मतलब वहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी क्या कर देंगे, जीरो। मिनिमम वेलोसिटी से पहुंचने का मतलब, मिनिमम वेलोसिटी से फेंकने का मतलब, एस्केप वेलोसिटी हम लोग लिखे थे, मिनिमम वेलोसिटी है जिससे फेंका जाए। तो मिनिमम वेलोसिटी से फेंकने का मतलब कि जहां भी जाना है वहां पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो जाए। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए। बोलो यहां तक आर्यन ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब दोनों जगह आप एनर्जी कंजर्व कीजिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर। ये हो गया यहाँ का इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जीरो। जीरो पुट कर दीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर आप लिख पाओगे। स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया तो वी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर हो गया 2gm बाय आर। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √2gm बाय आर। ठीक है। अब हमने ये कहा था कि स्पेस में बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज जिनको ब्लैक होल्स कहते हैं, उनका मास बहुत ज्यादा होता है। देखो मास बहुत ज्यादा होगा तो एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, और उनका रेडियस बहुत कम होता है तो भी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि रेडियस तो डिनोमिनेटर में है। तो उनके लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू लाइट के स्पीड से भी ज्यादा होता है। एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू लाइट के स्पीड से भी ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब, अगर एस्केप वेलोसिटी लाइट के स्पीड से भी ज्यादा है, इसका मतलब वहां से कोई भी चीज को बाहर निकलने के लिए कितने स्पीड चलना पड़ेगा, लाइट के स्पीड से ज्यादा से। और लाइट के स्पीड से ज्यादा से कोई नहीं चल सकता, ये आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है। अब कोई क्यों नहीं चल सकता ये आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, अभी वो मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि ब्लैक होल्स उनको कहते हैं जिसके लिए एस्केप वेलोसिटी लाइट के स्पीड से ज्यादा होता है। वहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकता, इवन लाइट भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। एक बच्चे ने, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा था कि सर अगर लाइट काहे नहीं बाहर निकल सकता, लाइट तो ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये भी आइंस्टाइन का एक थ्योरी है। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी, लेकिन आगे चल के भले कहीं पूछा सकता है। ये यूपीएससी में 2017 में सवाल भी आया था साइंस एंड टेक से कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आइंस्टाइन के थ्योरी का कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना, और यही वजह है कि ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, आपके लिए जरूरी का नहीं है, लेकिन एक बच्चा कोई पूछा था हमसे, शायद बैच 1 में था, कोई बच्चा शुभम पूछा था कि सर लाइट तो वेव है, उसमें कोई पार्टिकल नेचर तो है नहीं। तो लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है और इसलिए वो ग्रेविटी से इफेक्ट होता है। इसको आइंस्टाइन ने बहुत तरह से प्रूव किया था। तो लाइट से ग्रेविटी इफेक्ट होता है, सॉरी ग्रेविटी से लाइट इफेक्ट होता है। अब तो बताओ आर्यन, ये बात क्लियर है, कोई और डाउट है तुमको? सर वो थोड़ा शुरू से थोड़ा समझ नहीं आया सर, दोबारा वीडियो देखेंगे, नोट्स बना लिए लेकिन एक बार दोबारा भी देख लें। ये समझ में आया जो आपने अभी पूछा, एस्केप वेलोसिटी ब्लैक होल? ये सर ये भी समझ गए सर, आप जो भी बता। ठीक है, इसमें कोई और डाउट है जो पूछना चाहते हो आज? नो सर। ओके, बाकी लोग, बाकी कोई और लोग? हाँ बोलो। सर पूछना, सर ये पॉइंट समझा दीजिए एक बार फिर से कि टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट ऑलवेज जीरो। मतलब जब अर्थ कोई प्लैनेट रोटेट करता है तब रोटेटिंग केस में जीरो होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये हालांकि L4 में मैंने एक्सप्लेन किया है ना, बहुत लोग देखे नहीं हैं। तो आदित्य ये क्वेश्चन बचा के अगर रखोगे तो अगली क्लास में पूछ लोगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर L3 में तो ये है नहीं, हम लोग L3 तक ही करते आए। आदित्य अगली क्लास में मुझे याद लाना, मैं पक्का एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आज L3 तक का ही डिस्कशन है।
लोग L3 तक ही करके आए हैं, ठीक है, पक्का याद देना ना, मैं बता दूंगा। और कोई डाउट है आदित्य आपको? नो सर। ओके, बाकी और किसी कोई डाउट? इधर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आकाश, अनिरुद्ध, अंकित, अपूर्व, आयुष, जिसको नहीं हो चैट बॉक्स में लिखे। केसव, हाँ बोलो। क्या? सर अभी कितना जन आया हुआ है? 0.5 मतलब तुम्हारे सवाल का भी मतलब हमको नहीं समझ में आया। हम क्यों बताए भाई कितना जन आया हुआ है? उसका बॉडी का चक्कर क्यों लगाने लगता है? सीधा उस जाके टकरा के नहीं जाता है। एक बार फिर से आकाश, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर जैसे अर्थ का ऊपर सैटेलाइट है, वो सीधा अर्थ के ऊपर गिर क्यों नहीं जाता है? चक्कर क्यों नहीं जाता है? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल हमको भी हुआ करता था। कोई एक्सप्लेन कर पाओगे यहाँ पे बैठे लोगों में से? मतलब जैसे एक अर्थ है, इसका हाइट है, ये एक सैटेलाइट है, ये इसका चक्कर काहे लगाता है सर? ये सब खींचा काहे नहीं देता है? सुनो सुनो, हम बताते हैं, तो एक्सप्लेन करते हैं। इसके पास हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ले जाके इसको छोड़ते नहीं है। आकाश समझिएगा, ऑडियो ऑन रख सकते हो तुम अपना चाहो तो। इसको हम लोग यहाँ पे रिलीज नहीं करते, रिलीज करेंगे तो अर्थ खींच लेगा। अपन क्या करते हैं, इसको इधर वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है। अब ये अर्थ तो इसको खींच रहा है, तो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब देखो वेलोसिटी ऐसे हो गया है ना, फोर्स अभी भी लग रहा है। आगे क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को फिर से चेंज करेगा। देखिए फोर्स के कुछ काम मैंने आपको बताए थे। फोर्स का पहला काम क्या होता है कि अगर फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। अगर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर है ना आकाश, इसलिए ये इधर नहीं आता। एक सेकंड करण रुको, आकाश बोलो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा ना? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चलता, स्पीड कांस्टेंट रहता है। आकाश हो गया डाउट? हाँ बोलो। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ में पार्टिकल डी डेप्थ नीचे है, उसका ऊपर वाला सरफेस उस पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं किया। हाँ, ये बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चर्चा करेंगे। तो ग्रेविटेशन का कुछ बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होती है, तो अभी बात आप बस वैसे ही करो। उसको गॉस थ्योरम से हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में, तो अभी उसको वैसे ही रखिए उस डाउट को आप, ठीक है। क्यों इनर वाला ही सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, आउटर वाला नहीं लगाता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चर्चा करते हैं, ठीक है। वो नेट ही है, वो इनर आउटर सबकी वजह से है, वो निकालने का एक तरीका होता है। हाँ करण कुछ बोल रहे थे, बोलो करण। सर सैटेलाइट अपना वेलोसिटी मेंटेन कैसे रखता है? क्योंकि इसका एनर्जी कंजर्व रहता है। मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, कि अगर किसी सिस्टम पे नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ये सब ना लगे तो इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो नॉर्मल तो उस पर लग नहीं रहा है, किसी सरफेस से कांटेक्ट नहीं है, धागा से नहीं बना है, तो टेंशन भी नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा, तो ये सब नहीं लग रहा, इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है स्पीड पे डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, देखो एक कांस्टेंट हाइट पे घूम रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टोटल एनर्जी को कंजर्व रहना है। जी लग रहा होगा ना? हाँ भाई जी लग रहा है, अर्थ तो खींच ही रहा है, उसकी वजह से स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ गया सर। ठीक है, फोर्स की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फोर्स अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो उस वेलोसिटी को घटाता है। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो वेलोसिटी के सिर्फ
सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को नहीं। मैग्नीट्यूड तभी चेंज होता है जब फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगे या उसके अपोजिट लगे। अगर डायरेक्शन में लगेगा तो बढ़ाएगा, अपोजिट लगेगा तो घटाएगा। और किसी कोई डाउट? चलिए, अगर आपके डाउट नहीं है मैं कुछ देर और वेट कर लूंगा, और तो मेरे डाउट शुरू होते हैं। हम लोग HCV शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन का। हालांकि देखो, ग्रेविटेशन के HCV में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम लोग आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने क्लास में नहीं करवाया, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लें तब अगर ग्रेविटेशन के HCV सॉल्व करें तो ज़्यादा मजा आता है, तब क्वेश्चन सबसे बनेंगे। लेकिन अभी कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो हम लोग बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं आपको दे रहा हूं, बनाइए। आप अगर ग्रेविटेशन देखोगे ना अपने HCV में बहुत सारे और फॉर्मूले भी आपको दिखेंगे, वो सारे फॉर्मूले हम लोग क्लास 12th में करते हैं। चलिए, HCV में ये सवाल है, लेकिन कहां पे मुझे मिल नहीं रहा है अभी। क्वेश्चन ये है, ये आपके पैकेज में भी सवाल है, HCV का ही है, लेकिन कहां पे मुझे नंबर नहीं बचता। क्वेश्चन ये है कि एक मास कैपिटल M है और इसको दो मास में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम। तो बताइए वो कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन है, अ गिवन मास कैपिटल M is to be divided into two parts such that when separated by a given distance, comma, gravitational force between them is maximum। तो आपको बताना है फाइंड द टू पार्ट्स। ट्राई कीजिए सब लोग। तो आप क्या कीजिए, जो मास कैपिटल M है इसको दो पार्ट में मान लीजिए। एक मास x मान लीजिए, दूसरा मास m माइनस एक्स। इनके बीच का डिस्टेंस को आप d मान लीजिए। तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे, g x इंटू m माइनस एक्स अपॉन जो भी डिस्टेंस है d स्क्वायर। ये होगा फोर्स। इस फोर्स को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, g बाई डी स्क्वायर इंटू एम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है x का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे x चेंज करेगा ये फोर्स भी चेंज करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होता है जब उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0 हो। मतलब आप इस फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। उसमें वेरिएबल क्या है, x। तो df बाई dx निकालेंगे। g बाई डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे रह गया। mx का डिफरेंशिएशन, तो m कॉन्स्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। कोई भी टर्म मैक्सिमम या मिनिमम तब होता है जब उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू m/2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों मास m/2 होना चाहिए। इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग बाकी डाउट्स करेंगे ग्रेविटेशन के, और कुछ सवाल के साथ भी हम लोग मिलेंगे। ठीक है। HCV के पहले 5 सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बनाना है, ये आपका होमवर्क है। So this will be all from my side for today's lecture. Thank you for being with us. Have a great day. I'm here for 2 more minutes. अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।